तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसका नाम है मात्रक और विमा। मतलब हम जो चीज यहाँ पे कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मापन। सबसे पहला प्रश्न ये है बच्चों कि मापन क्यों हमें मापने की जरूरत पड़ती है। समझिए, इंटरेस्टिंग चीज है और फिजिक्स की बैकबोन है। तो यदि आपको मार्केट से कोई सामान लाना हो, यदि आपको मार्केट से कोई सामान लाना हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना लाना है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जाओ इतनी शक्कर ले आओ? क्या इसमें आप सही मात्रा में शक्कर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो फिर हमें कोई चीज आपको बतानी पड़ेगी कि इतनी अमाउंट में शक्कर लाओ। वो होते हैं मात्रक। मात्रक कुछ हमारे पास मापक मान होते हैं, कुछ मानक मान होते हैं जो सबको पता होता है कि हमने यदि आपसे कह दिया कि 1 किलो शक्कर लेके आओ। किलो, केजी, केजी क्या है, किलोग्राम क्या है? किलोग्राम हम लोगों ने एक इकाई बनाई है, एक यूनिट बनाई है। एक निश्चित मात्रा का द्रव्यमान हमने रखा हुआ है जिसे हम केजी कहते हैं। ये है हमारा मात्रक, ये है हमारा मात्रक कि उतना द्रव्यमान हम बोलेंगे 1 किलो शक्कर ले आओ। तो मतलब वो जो हमारे पास एक द्रव्यमान रखा है ना, उसके बराबर द्रव्यमान वाली शक्कर चाहिए। यदि हम आपसे बोल दें कि 1 मीटर कपड़ा लाना है तो हमें पता है कि ये मीटर क्या है। ये एक मानक मान है। एक इतनी लंबी प्लेटिनम इरिडियम की रॉड है जो प्रेस में रखी हुई है, उसकी लंबाई को 1 मीटर कहते हैं। अब सुनना जरा, यदि हम आपसे कहते हैं कि 1 मीटर कपड़ा लाओ तो 1 मीटर आपको भी पता है, आप मार्केट में जाओगे तो दुकानदार को भी पता है ना, और जिसने बुलवाई है उसे भी पता है। तो ये जो मात्रक होते हैं ना, ये मात्रक कुछ मानक मान होते हैं जो वेल नोन होते हैं, जो सबको पता होते हैं। यदि हमें पता है कि 1 मीटर लंबा इतना होता है तो फिर हमें कितने मीटर की जरूरत है ये पता लग जाती है। तो बच्चों, कोई भी चीज, कोई भी भौतिक राशि बिना मात्रकों के हम उसकी कोई जानकारी नहीं दे सकते कि वो कितनी है, क्या है। ये सब के लिए हमें जरूरत पड़ती है मात्रक की। अब हमारे पास पहला प्रश्न आता है बच्चों, और वो पहला प्रश्न है भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या होती है? सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन पूछ लेना, जो समझ में नहीं आए तुरंत पूछना, है ना, और पूरा यही तैयार करना है। तो भौतिक राशि क्या होती है? नंबर फर्स्ट, पहली चीज, तो जिस भी राशि का मापन किया जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, वो सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। मतलब हम राशियां कर देते हैं और यहां पे बोलेंगे मापी जा सकने वाली, मापी जा सकने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती है। मतलब जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं कहलाती है। मतलब ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, वो राशि भौतिक राशि कहलाती है। अब प्रशांत सर के बच्चे क्या सोच रहे हैं? क्या ये मापा जा सकता है? नहीं, ये नहीं मापा जा सकता।
मतलब ये कोई भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि बच्चे की लंबाई कितनी है, बच्चे का द्रव्यमान कितना है, बच्चे का कितने टाइम में कोई काम कर रहा है, ये सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण की बात करें तो अपन उदाहरण द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, बल, कार्य इत्यादि, ये सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। मतलब बच्चों, जिनको आप माप सकते हो, जिनके बारे में जानकारी दे सकते हो, वो सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, परंतु इस चैप्टर में हम भौतिक राशियों के 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक राशियां एक सामान्य वर्गीकरण में, एक सामान्य वर्गीकरण के अनुसार, बहुत से वर्गीकरण होते हैं बच्चों, अभी समझाते हैं हम वर्गीकरण के अनुसार 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य वर्गीकरण के अनुसार 2 प्रकार की होती है। तो जो भौतिक राशियां हैं, वर्गीकरण की बात समझो पहले। देखो, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो बच्चे समझ रहे हैं, वो बात हमारी ध्यान से सुने। पढ़ाई में कौन तेज है, कौन कमजोर है, ये उसमें कुछ बच्चे अलग हो जाएंगे, कुछ बच्चे अलग हो जाएंगे। तेज वाले बच्चे एक तरफ हो जाएंगे, कमजोर वाले बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। ये वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमने वर्गीकरण किया पढ़ाई के अनुसार कि वो बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। तो एक तरफ इंटेलिजेंट आ गए, एक तरफ डफर आ गए। हमें पता तुम सब लोग अच्छे हो पढ़ने में, परंतु यदि हम बोलें कि कौन बच्चा क्रिकेट अच्छी खेलता है, कौन बच्चा नहीं खेलता, ये अलग वर्गीकरण हो गया। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट था वो क्रिकेट भी अच्छी खेलता हो, वो बच्चा शायद क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता हो। तो ये दूसरा वर्गीकरण हो गया, जिसका आधार हमने क्या लिया, क्रिकेट। पहला वर्गीकरण था जिसमें हमने आधार क्या लिया था, पढ़ाई। तो बच्चों, हम एक सामान्य वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। अगले चैप्टर में हम भौतिक राशियों के 5 प्रकार पढ़ेंगे, परंतु वो वर्गीकरण दूसरा है, तो वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम तो यहीं की बात करते हैं। एक होता है मूल राशियां, पहला जो होता है वो होता है मूल राशियां। मूल राशियों को हम इंग्लिश में भी हम यहां पे लिख देते हैं, इससे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड नंबर जो होता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं इन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड। तो भौतिक राशियों के हम 2 वर्गीकरण की बात करते हैं, एक मूल भौतिक राशियां और एक व्युत्पन्न भौतिक राशियां। बच्चों, एक बात बताएं, यहीं से एक एक चीज तैयार होनी चाहिए और कोई रटने मटने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से समझिए, एक बार रिवीजन करिए, कॉपी पेन आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ विशेष बातें हम बताएंगे तो वो आपको लिखना पड़ेगा। मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, अब हम समझते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी
अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। और जो किसी पे निर्भर नहीं करती है उसे हम बोलते हैं स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र राशि, मूल राशियां कहलाती हैं। ये कहलाती हैं मूल राशियां। समझ में आ गया? जो किसी पे निर्भर नहीं करती हैं वो मूल राशियां कहलाती। ये है द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि। बताओ ना, द्रव्यमान किसी पे निर्भर करता है? द्रव्यमान किसी पर निर्भर करता है? नहीं करता। समय समय पे निर्भर करता है, बस, दूसरे पे निर्भर नहीं करता। अब दूसरी बात समझिए, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। समझ में आएगा? अभी एग्जाम्पल देंगे ना, करती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब इन भौतिक राशियों के बारे में जो हम जानकारी देते हैं वो दूसरी भौतिक राशियों के आधार पर देते हैं। सुनना बच्चों, जैसे कि वेग, आपको पता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। वेग किस किस पे निर्भर कर गया? विस्थापन पे निर्भर कर गया और समय पे निर्भर कर गया। एक से ज्यादा भौतिक राशि पे निर्भर कर गया है वेग, इसलिए ये व्युत्पन्न हुआ। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये दो चीजों पे निर्भर कर गया, लंबाई और चौड़ाई पे। तो दो भौतिक राशियों पे निर्भर करता है क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। द्रव्यमान केवल द्रव्यमान पे निर्भर करता, दूसरी पे निर्भर नहीं करता। लंबाई केवल लंबाई पे निर्भर करती है, दूसरी भौतिक राशि पे निर्भर करती नहीं है। तो बच्चों, अब क्षेत्रफल के बाद यदि हम एक और चीज पढ़ लें, कार्य, और बहुत से हैं, हजारों हैं, पूरी फिजिक्स में है ये सब। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। मतलब ये बल पे भी निर्भर करता है और विस्थापन पे भी निर्भर करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। और अब हम बात करते हैं किसकी? मात्रक। मतलब अब हमें बात करनी है यूनिट की, क्योंकि बिना मात्रकों के तो कुछ भी संभव नहीं है, हमें मात्रकों की तो जरूरत होती है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए कुछ मानक मानों की जरूरत पड़ती है, कुछ मानक मानों की। मानक मान इंपॉर्टेंट हैं जो हमने माने हुए हैं। बच्चों फिर से बताएं कि यूनिट है ना, ये सबको पता होनी चाहिए। अब आपको 1 किलो आपको पता है,
ईशांत को पता है कि 1 किलो कितना होता है, परंतु जिस दुकानदार से वो शक्कर लेने गया उसे 1 किलो का मतलब नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा यार। सबको पता होना चाहिए, वेल नोन। 1 किलो का मतलब आपको भी पता होना चाहिए, दुकानदार को भी पता होना चाहिए। इसीलिए हम वो मानक मान लेते हैं कि 1 किलो कितना है। 1 किलो एक बाट होता है जो लोहे का होता है, कच्चे लोहे का, वो 1 किलो माना जाता है। सबको पता है कि 1 किलो का मतलब कितना होता है, तो वो है मानक मान। जैसे हम बोले लंबाई, लंबाई उन्होंने कहा इतना हमने ले लिया और ये हमारे पास 1 मीटर हो गया। वो एक राड है जो पूरी दुनिया जानती है कि 1 मीटर कितना लंबा होता है। वो मान लिया है कि 1 मीटर, इसे 1 मीटर बोलेंगे, बोला है हमने कि इसे 1 मीटर बोलेंगे। तो सुनना बच्चों, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए कुछ मानक मानों की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं मानक मानों को मात्रक कहा जाता है। उन्हीं मानक मान को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहा जाता है। बच्चों ये जो पहला चैप्टर चल रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स नहीं है, असल में फिजिक्स को पढ़ने के लिए तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, मात्रकों की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले मात्रक समझ रहे हैं और इसके बाद फिर हम भौतिकी पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मात्रक हमने यहां पे लिख दिए। मात्रकों को हम जनरली यू से प्रदर्शित कर देते हैं, छोटी यू से। जैसे हमने यहां पे एन यू लिखा, एन यू मतलब यहां पे एन का मतलब क्या हो गया, एन के बराबर हो गया संख्या, और यू का मतलब होगा मात्रक, इकाई, इसे इकाई भी बोलते हैं, मात्रक और इकाई। सुनिए जरा, संख्या क्या है। आप गेहूं लेने जाओगे तो क्या 1 किलो लाओगे, कम से कम 5 किलो तो लाओगे। तो n बराबर हो गया 5 और मात्रक हो गया किलो, 5 किलो। समझ में आई ये बात कि n मतलब 5 किलो गेहूं लाते हैं, तो कोई भी मात्रक हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि 5 किलो। हमें कपड़ा लेके आना है तो उन्होंने कहा 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 n है, u क्या हो गया, मीटर हो गया। उनने कहा फिजिक्स की क्लास लगनी है आज, फिजिक्स की क्लास आज लगनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा लगेगी। n बराबर 1 हो गया, u बराबर घंटा हो गया, 60 मिनट कहते हैं इसे। तो पता है, अब ये मात्रक ऐसे ही मजाक में डिफाइन नहीं होते। अब हमें नहीं पता, तुम लोग बिहार में, हमारे यहां मध्य प्रदेश में खेती का मापन जो गांव में होता है, बच्चों ध्यान से सुनना, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। गांव में जो खेती की बात की जाती है तो यहां एक यूनिट यूज होती है, मानी। उन्होंने कहा कितने मानी खेती है, उन्होंने कहा 10 मानी खेती है हमारे पास। अब बच्चों ध्यान से सुनना ये बात कि हम सही बात बता रहे हैं। जो हमारे पास है गांव पे जो खेती है, वो हमारे पास 8 मानी है, और 1 मानी में होता है 2 एकड़ 80 डिसमिल। हमारे यहाँ की 1 मानी का मतलब 2 एकड़ 80 डिसमिल होता है। अब तुम्हारे यहाँ क्या होती है, वो हेक्टेयर बीघा काय में मापते हैं, वो तुम जानो, अभी सुनो हमारी बात। तो हमारे यहाँ 8 मानी खेती थी, पापा हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, इसके बावजूद थोड़ी आर्थिक रूप से समस्याएं रहती थी। 8 मानी खेती है, पापा टीचर हैं, फिर भी समस्या है। हम कॉलेज आए, हमें एक दोस्त मिला, हमने कहा क्या होता है तुम्हारे घर, उन्होंने कहा खेती होती है। हमने कहा कितनी खेती है, बोले 7 मानी खेती है। मैंने कहा और कुछ नहीं होता, केवल खेती होती है, बोले हाँ। कितने भाई हैं, बोले 7 भाई हैं।
7 मानी खेती और 7 भाई। यार हमारे घर पे 8 मानी खेती थी और पापा टीचर भी थे, फिर भी हमें आर्थिक समस्याएं रहती थी। तो हमने कहा यार ये लड़का तो बहुत ही गरीब है, इसके यहाँ तो कुल 7 मानी खेती है, कैसे काम चलता होगा इसका। बच्चों एक बार उनके गांव जाना पड़ा तो हमने देखा कि उनके गांव में उनका घर सबसे बड़ा था, ट्रैक्टर खड़ा था, जीप खड़ी थी। तो हमें आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार केवल 7 मानी खेती है और तुम्हारे यहाँ इतनी सारी चीजें कैसे हो गई हैं। तो बोले 7 मानी कम होती है क्या। मैंने कहा कम होती है भैया, हमारे यहाँ 8 मानी है, हमारा काम नहीं चलता। तो बोले 1 मानी कितनी होती है तुम्हारे यहाँ। हमने कहा 2 एकड़ 80 डिसमिल। बोले हमारे यहाँ 1 मानी का मतलब 17 एकड़ होता है। उसने कहा कि हमारे यहाँ 1 मानी का मतलब 17 एकड़ होता है। अब सोचो जरा, हम तो कंफ्यूज हो गए ना, गलत यूनिट हो गई। मानी का मतलब मान लिया, तो गांव के लोगों ने जो मानी को डिफाइन किया था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन हो गई। 17 एकड़ की 1 मानी है तो उसके यहाँ 7 मानी थी तो बहुत खेती हो गई। हमारे यहाँ तो 2 एकड़ 80 डिसमिल ही होती है, 8 मानी में 17-18 एकड़ हुई, उसके यहाँ तो 1 ही मानी में इतनी एकड़ हो गई। तो वो जमींदार था, बड़ा था। तो बच्चों इसीलिए ऐसी यूनिट से कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो मानी थी वो सबके यहाँ एक सी होती तो कंफ्यूजन नहीं होता। भाई वो हमें बताता कि हमारे यहाँ 30 मानी 32 मानी खेती है तो हम कंफ्यूज नहीं होते। इसलिए जो मात्रक है ना वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो मात्रक हैं, मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। अच्छा चैप्टर है, अभी परिचय प्राप्त कर रहे हैं। परिभाषित होने चाहिए मतलब सबको पता होना चाहिए। मात्रक के बारे में जो जानकारी है वो सबको पता होना चाहिए, तथा उचित आकार के भी होने चाहिए। उचित आकार के भी होने चाहिए। मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। उचित आकार का मतलब है भाई सामान्यतः अपन कोई सामान लेते हैं तो किलो में लेते हैं, अब उन्होंने 1 किलो को इतना बड़ा बना दिया। हमें जाके वो लेके आना है मिर्ची मार्केट से, तो यार इतने बड़े किलो में क्या हम बोरा भर के मिर्ची लाएंगे, तो हमें तो कम चाहिए थी। तो मात्रक के आकार उचित होने चाहिए और जो हम आसानी से ला पाए। तो एक बात बताएं बच्चे, बहुत से मात्रक बनाए। बड़ा मात्रक किलोग्राम है, इससे छोटा मात्रक जो होता है वो ग्राम होता है, तो हम ग्राम में ले आएंगे। काजू लेके आएंगे तो किलो में थोड़ी लाएंगे, 200 ग्राम 250 ग्राम लेके आएंगे। तो जैसा सोना लेने गए, अब तुम किलो में लाओगे सोना, नहीं ना। तो फिर उसके लिए तो हमें और छोटी यूनिट चाहिए, तो ग्राम चाहिए, इसलिए ग्राम की बात होती है। सोने के भाव ग्राम में होते हैं, परंतु गेहूं लेके आएंगे तो क्विंटल में आते हैं। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। ये सब पढ़ेंगे, ये हर चीज समझेंगे और एक एक चीज समझेंगे। बस बच्चे जहां समझ में नहीं आए वहां तुरंत पूछ लेना चाहिए। दूसरे नंबर बात, मात्रक की दूसरी बात करते हैं। मात्रक को आसानी से पुनरुत्पादन मात्रक को आसानी से पुनरुत्पादन किया जा सकना चाहिए। समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं, किया जा सकना चाहिए। मतलब एक दूसरे से दूसरे में रिप्रोड्यूसिबल बोलते हैं, इंग्लिश में रिप्रोड्यूसिबल बोलते हैं, कि इसे
पुनरुत्पादित कर सकते हैं। पुनरुत्पादन मतलब एक मात्रक को दूसरे में बदल देना, आसानी से समझ जाना। बड़ी चीज चाहिए तो उसे बड़े में बदल दिया, छोटी चीज चाहिए तो छोटे में बदल दिया। अब तीसरी बात जो हमने तुम्हें बताई थी कि हमारे गांव में मानी 2 एकड़ 80 डिसमिल थी, उसके यहाँ मानी 17 एकड़ थी। तो अलग अलग जगहों पर भी मात्रक के मान अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो मात्रकों के मान समय तथा स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होने चाहिए। जैसे गड़बड़ हो गई ना कि हमारे यहाँ 1 किलो इतना बड़ा कह दिया उन्होंने, कहा मध्य प्रदेश में इतना बड़ा 1 किलो, बिहार वाले बोले कि हम तो पावरफुल हैं, हमारे यहाँ 1 किलो इतना बड़ा। गड़बड़ हो जाएगी। जब हम बिहार आएंगे हमें तो 1 किलो कोई चीज चाहिए, परंतु तुम्हारा 1 किलो तो बड़ा हो गया, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मध्य प्रदेश में 1 किलो है उतना ही बिहार में होना चाहिए, उतना ही लंदन में होना चाहिए, उतना ही ब्रिटेन में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई सा भी मात्रक हो उसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। कोई सा भी मात्रक हो, ये बात याद रखना चाहिए। भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब इत्यादि का मात्रकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रकों पर भौतिक अवस्थाओं हम यहाँ पे ताप, दाब इत्यादि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समझिए बच्चों, पढ़ना चाहिए ना है। यानी कि ताप बदल गया तो मात्रक बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 5वीं बात, देखो बच्चों, अब ऐसा तो है नहीं कि बिहार के बच्चे केवल बिहार में रहेंगे। बिहार के बच्चे तो अमेरिका भी जा सकते हैं, पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो केवल राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी मात्रकों के मान परिवर्तित नहीं होने चाहिए। मतलब लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं, मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होने चाहिए। ये है हमारे मात्रकों के बारे में जानकारी। तो ये तो सिंपल सी चीज थी, समझ में आ गई। तो मानक मान हम लेते हैं, हम इनके बारे में भी और बात करेंगे, परंतु ये 2 चीजें हमने आपको यहाँ पे समझाई और आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मापन के पद्धतियां। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों। मापन की पद्धतियां हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां इंग्लिश में इसे लिखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मापन की पद्धतियां, कितनी पद्धतियां बनाई गई हैं, क्योंकि हमें मार्केट से कुछ चीज बड़ी भी चाहिए, कुछ चीज छोटी भी चाहिए। तो फिर हमारे मापन की पद्धतियां अलग अलग होती हैं। तो
मापन की पद्धतियों में हमारे पास कुछ सिस्टम थे। पहला था CGS, नंबर फर्स्ट। दूसरा था MKS और तीसरा है FPS। बच्चों अब समझना शुरू करिए अच्छे से। मतलब छोटी यूनिट के लिए CGS, थोड़ी बड़ी, इसे मीट्रिक सिस्टम कहते हैं, इसे बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। सिस्टम ऐसे लिखे। और पता ये क्या है? ये है ब्रिटिश सिस्टम, अंग्रेजों का। तो पता ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ना, ये केवल अंतरराष्ट्रीय हैं। ये दोनों अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां हैं। और ये है अंग्रेजों का। इनका मतलब समझ लें हम, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड का। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम। और एस का मतलब होता है सेकंड। ये काय की बात हो गई लंबाई, ये काय की बात हो गई द्रव्यमान, और सेकंड बात हो गई किसकी? समय की। अब हम इसकी बात करें, MKS की बात करें। MKS में जो M है वो है मीटर, स्मॉल m से लिखेंगे। K है वो है किलोग्राम, और S तो यहां पे भी सेकंड ही है। ये इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों जनरली। ऐसे ही अब हम इसकी बात करें तो F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब तो इसमें भी सेकंड होता है। तो ये 3 सिस्टम बनाए गए। ये 2 सिस्टम क्यों बनाए? CGS छोटा सिस्टम है, सेंटीमीटर है लंबाई इसमें। MKS में लंबाई मीटर है, ये लंबाई है, ये काय की है? मीटर की है। ये द्रव्यमान है, किलोग्राम, थोड़ा बड़ा है द्रव्यमान। और ये है आपका समय। कुल 3 इकाइयां दी गई कुल। तो अब हम यहां पे इन 3 इकाइयां देने का कारण समझें, और फिर हमें इसमें क्या परिवर्तन किया गया, हमें और काय की जरूरत पड़ी, वो सब बातें अपन करते हैं। तो सबसे पहली चीज सुनिए और समझिए। अब हम यहाँ पे मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। यहां पे भी हम बात करेंगे, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहले ये समझें, फिर इसके बारे में और जानकारी लेने वाले। अभी बात खत्म नहीं हुई है बच्चों। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला मात्रक होता है वो होता है मूल मात्रक। हमने पढ़ चुके हैं, मूल राशि पढ़ी है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। ऐसे मात्रक दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते। हम यहां पे लिख देते हैं मूल मात्रक स्वतंत्र मात्रक होते हैं, स्वतंत्र मात्रक होते हैं, जो कि किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक है। अब सुनना बच्चों, CGS
लंबाई, द्रव्यमान और समय, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये 3 मूल मात्रक लिए गए इन पद्धतियों में। तो अब हम उपरोक्त की बात कर रहे हैं। उपरोक्त पद्धतियों में केवल 3 मात्रक ही मूल मात्रक माने गए हैं। 3 मात्रक ही मूल मात्रक माने गए हैं। कौन कौन से? हम एक की बात कर दें, मीटर, केजी, सेकंड, या सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसकी बात नहीं करेंगे, ये ब्रिटिश सिस्टम है, अंग्रेजों की कोई बात नहीं की जाएगी यहां पे। 3 मात्रक मूल मात्रक माने गए। बच्चों, ये 3 ही मात्रक हैं जो दूसरे पे निर्भर नहीं करते, परंतु हमारा पता है इनसे बिल्कुल काम नहीं चला, तो हमें और मूल मात्रकों की जरूरत पड़ी। तो पता है एमकेएस सिस्टम जो है ना, ये जो पद्धति है ना, इसी को मॉडिफाइड किया गया, इसको सुधारा गया, एक नया सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो वो एक नया सिस्टम था, तो हम उसकी बात करेंगे। सेकंड समझ लो पहले। दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। हमने क्या बोला था? डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। यह मात्रक दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते। फिर वही बात ले लें, आयतन की बात करें तो आयतन का मात्रक क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 3 मात्रक हो गए हमारे पास जिन पे ये निर्भर कर रहे हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक, जैसे व्युत्पन्न राशियां होती थी वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारा 3 मात्रकों से काम नहीं चला। मतलब हमारे मूल मात्रक क्या हो गए? लंबाई और भार, द्रव्यमान और समय। अब हमें ताप बताना था, टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर लंबाई, द्रव्यमान और समय से बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। तो हमें ताप के लिए अलग मात्रक की जरूरत पड़ी। धारा भी लंबाई, समय और द्रव्यमान से नहीं बताई जा सकी, इसलिए हमें धारा के लिए भी एक अलग मात्रक की जरूरत पड़ी। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो एमकेएस सिस्टम था ना, इसी सिस्टम को उन्होंने कन्वर्ट किया, परिवर्तित किया, मॉडिफाइड किया और एक नए सिस्टम में इसे बदला। उसे एसआई बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। आज हम इतना ही इंट्रोडक्शन करेंगे।